हेलो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बिजनेस स्टडीज क्लास 11th की फर्स्ट चैप्टर का बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के कितने प्रकार के होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, उन सब के बारे में पढ़ लिया था हमने। ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वगैरह पढ़ लिया था। अब आगे का वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या क्या होते हैं। आखिर एक व्यक्ति जब बिजनेस करता है तो वो किस उद्देश्य से करता है। तो इसका सबसे और फोरमोस्ट आंसर सबके दिमाग में पहले हम यही सोचते हैं कि कोई भी जो बिजनेस करता है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करता है, लॉस के लिए किसी ने भी बिजनेस नहीं करना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होती हैं, उसके बाद देखेंगे बिजनेस रिस्क क्या होता है, उसका नेचर और कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, और क्या क्या जो फैक्टर्स हैं वो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इफेक्ट करती हैं, और बिजनेस की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे आज। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो किस उद्देश्य से स्टार्ट करता है। तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात जो आती है वो आती है कि कोई भी व्यक्ति लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस करता है। ठीक है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके लिए एक व्यक्ति बिजनेस करता है या बिजनेस करने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। मेन एंड फोरमोस्ट थिंग है कि वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करता है, लेकिन प्रॉफिट आप इस कॉम्पिटिटिवनेस के दौर में ऐसे ही नहीं अर्न कर सकते हैं। यू हैव टू बी रियली अवेलेबल टुवर्ड्स द अपॉर्चुनिटीज। ठीक, ओके। सो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है कि मार्केट स्टैंडिंग का। क्या आता है बेटा? मार्केट स्टैंडिंग का। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी बिजनेस है वह कभी भी ये सोच के बिजनेस नहीं करता है कि आगे 2 साल में, 1 साल में हमें बिजनेस बंद करना है। कोई भी व्यक्ति बिजनेस जब स्टार्ट करता है तो वो हमेशा ये सोचता है कि वो उसको आने वाले कई कई सालों तक उसको अपना बिजनेस कंटिन्यू करना है। और वो कंटिन्यू कैसे कर पाएगा? तो मार्केट में जब उसकी रेपुटेशन होगी, मार्केट वैल्यू जब उसकी क्रिएट होगी। अदरवाइज कम बिजनेस क्या होता है, बंद करना पड़ता है। अगर आप लॉस में काम कर रहे हैं तो आपको अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ेगा। तो फॉर एवरी बिजनेस गुडविल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू स्टैंड आउट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, अगर आपको कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है तो आपको अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी, फैक्टर्स जो होते हैं ये सभी बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। कॉम्पिटिटर्स के मूव आप बहुत ध्यान में रखने होंगे, वो क्या कर रहे हैं, क्या नया कर रहे हैं बिजनेस में। आपको उस लेवल का अपना, उस स्तर तक अपना लेवल बढ़ाना होगा, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो इफ योर कंपनी और बिजनेस हैज रियली गुडविल देन यू कैन सर्वाइव इन द मार्केट। ओके, तो गुडविल जो होता है एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके। एवरी बिजनेस मस्ट गिव क्वालिटी प्रोडक्ट देना है उनको, रीजनेबल प्राइस पे टू अर्न बेटर गुडविल। ठीक है, एक अच्छा गुडविल क्या होता है? जो एक कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। दिखता है वो बिकता कैसे है? दिखेगा कब? जब उस प्रोडक्ट की या सर्विस की क्वालिटी, एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी और वो रीजनेबल प्राइस पे, बजट फ्रेंडली होगा, तो वो लोग देखेंगे। और जब देखेंगे तो उसको, जब बजट फ्रेंडली होगा तो उसको खरीदेंगे भी। ऐसे क्या होता है, जब कस्टमर्स की लॉयल्टी आपके प्रोडक्ट के प्रति, आपके सर्विसेज के प्रति बढ़ती है तो आपके बिजनेस की गुडविल बढ़ती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम जाते हैं मार्केट में, अगर हमें पता है कि साबुन लेना है आपको, तो सबसे पहला जो आप बोलेगा, अगर दुकानदार बोलेगा कि लक्स है हमारे पास, तो आप क्या करेंगे? आप उसको परचेस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में उस प्रोडक्ट की गुडविल बहुत अच्छी बनी हुई है। ठीक है, किसी चीज का, बॉर्नविटे का अगर एड विराट कोहली कर रहा है तो हम विराट कोहली के गुडविल से बॉर्नविटे का क्या करेंगे? बॉर्नविटे को वैल्यू करेंगे। ठीक है, अगर उसका ऐड विराट कोहली कर रहा है तो वो अच्छा होगा, तो हम विराट कोहली के गुडविल पे प्रोडक्ट बिक रहा है। तो वैसे ही प्रोडक्ट जो होता है, अगर उसका अपना नाम होता है तो उसको मार्केट स्टैंडिंग, वो मार्केट में स्टैंड कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है मार्केट स्टैंडिंग। द नेक्स्ट वन इज इनोवेशन। इनोवेशन को हिंदी में कहते हैं नवाचार। जितना आपका प्रोडक्ट रिफ्रेश होगा, बाकी प्रोडक्ट से अलग होगा, वेरिएशंस आप अपने प्रोडक्ट में जितना देंगे उतना ही आपके प्रोडक्ट का जो वैल्यू है
वो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ेगा और गुडविल बढ़ेगा, लोग उतना ही आपके प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट होंगे और उसकी रेपुटेशन मार्केट में इंक्रीज होगी। तो आप बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, अपने प्रोडक्ट को और इनोवेटिव बनाएं, कैसे कैसे बेहतर बनाते जाएं, ठीक है। डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट एंड मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, या तो आप नया नया और मार्केट में लॉन्च कीजिए सामान को, या जो भी आप एग्जिस्टिंग सामान है आपका उसको और मॉडिफाई करके पेश करिए, ठीक है। तो आपकी जो गुडविल है या आप कॉम्पिटिटर से अपने आगे रहेंगे और आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि डेवलप अ न्यू आइडिया टू टैकल कॉम्पिटिशन, इंप्रूव जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते। तो इनोवेशन इज अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। देन आता है प्रोडक्टिविटी। Productivity measures the efficiency of business. Every business must aim at increasing its productivity through efficient use of resources. Efficiency क्या होती है बेटा? Efficiency का मतलब होता है क्वालिटी, और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि टाइमली एंड कॉस्ट, टाइम एंड कॉस्ट। कॉस्ट कम होना चाहिए, टाइम भी कम लगना चाहिए, ठीक है। और एफिशिएंसी मतलब क्वालिटी जो है वो और इम्प्रूव होनी चाहिए, ठीक है। हम कितना अच्छा सामान कितने कम समय में एंड कितने अर्निंग प्रॉफिट। एवरी बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रोथ पर्पस। किसी भी कोई भी जो बिजनेस है, अगर उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है बेटा तो ज्यादा दिन तक वो बहुत ज्यादा अगर अपने आप को जीत सकता है तो 2 से, अगर बड़ा बिजनेस है तो 2 से 3 महीना, अदरवाइज वो सारे जो कॉस्ट है वो कहाँ से बेयर करेगा, उसको अपने घर से बेयर करना पड़ेगा। तो कोई भी बिजनेस अगर प्रॉफिट में नहीं है तो वो शट डाउन हो जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए प्रॉफिट जो है वो फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। देन आता है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। फिजिकल रिसोर्सेस जैसे कि आपका लैंड हो गया, प्लांट हो गया, फाइनेंशियल रिसोर्सेस जैसे कि आपके फंड हो गए, उन सब की रिक्वायरमेंट पड़ती है और उनको कितना एफिशिएंटली हम यूज कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। जैसे फिजिकल रिसोर्सेस, आपने लैंड लिया, जमीन ले ली, प्लांट्स मशीनरी वगैरह लगाए उस पे, उनको यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेस चाहिए, मतलब फंड चाहिए। आप इन सब का कितना अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। जितना अच्छा आप इन सब का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा चीपेस्ट आप सामान बना पाएंगे और उतना ही आप अधिक प्रॉफिट कमा पाएंगे बाय प्रोवाइडिंग अ बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट टू योर कस्टमर्स। ओके। देन आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बेटा हर जो भी बिजनेस है वो किसका रिसोर्सेस यूज कर रहा है, सोसाइटी का रिसोर्सेस यूज कर रहा है, किसका लेबर यूज कर रहा है, सोसाइटी का लेबर यूज कर रहा है, किसको अपना सामान बेच रहा है, सोसाइटी के लोगों का अपना सामान बेच रहा है। तो जब सब कुछ उसका इस सोसाइटी पे निर्भर करता है कि वो उनसे उनका उन्हीं का रिसोर्सेस यूज करता है, उन्हीं का लेबर यूज करता है, उन्हीं को सामान भी बेचता है, उनसे प्रॉफिट कमाता है, तो क्या ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो उनके वेलफेयर के लिए काम करे। तो सोशल वेलफेयर के लिए एक बिजनेस क्या क्या काम कर सकता है, तो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट दे उनको, कस्टमर्स को ठगे ना, ओके, कस्टमर्स रेडरसल पे बहुत ध्यान दे, एक अच्छा इन्वायरमेंट करे, ऐसा नहीं कि जो भी बना रहे हैं तो वेस्टेज जो है कंपनी या फैक्ट्री का उसको एनवायरमेंट में पानी दूषित करे, वातावरण दूषित करे। तो एक क्लीन इन्वायरमेंट दे और रिसोर्सेस का इफेक्टिवली यूज करे, ठीक है, रिसोर्सेस का क्षरण ना करे, उनका एक्सप्लॉइटेशन ना करे। ओके, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है बिजनेस की। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो गए, तो मार्केट में स्टैंड करना उनका एक उद्देश्य है, इनोवेशन करते रहना उनका एक उद्देश्य है, प्रोडक्टिविटी को कितने अच्छे से और अच्छे से बढ़ाया जाए ये भी एक उद्देश्य है, प्रॉफिट लाभ कमाना उद्देश्य है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज जो है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करें। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मतलब टाइमली एंड कॉस्ट फ्रेंडली, ओके, यूज करें एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने डिस्चार्ज करें अच्छे तरीके से। बिजनेस रिस्क की बात करते हैं तो द रिस्क कॉज ड्यू टू इनएडवोकेट प्रॉफिट और लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। आप ये याद रखेंगे, रिस्क बिजनेस में क्यों होता है, क्योंकि जो फ्यूचर जो है बेटा वो अनसर्टन है। आप पूरे एक्यूरेसी के साथ यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। आज आपका वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ा हुआ है, किसी भी प्रोडक्ट का आज वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन कल को एकदम से वो डाउन जा सकती है।
तो फ्यूचर का जो रिस्क है वो बहुत ही अनसर्टन है, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टन। ठीक है, तो जो भी रिस्क होती है प्रॉफिट या लॉस होने की, वो अनसर्टनिटीज की वजह से होती है, अनिश्चितता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। अब बिजनेस रिस्क का नेचर क्या होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप रिस्क को फुल्ली एंटिसिपेट कर पाओगे। कुछ हद तक हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आज ऐसा है तो उसके बेसिस पे मार्केट कंडीशन ऐसा ऐसा रहने वाला है। अब किसने सोचा था बेटा कि गोल्ड जो है 80,000 रुपए से डायरेक्ट अब आपके 3,60,000 रुपए हो जाएगा। ये अनएक्सपेक्टेंसी ही तो है। आज अगर कोको कोला का दाम मान लो कि 10 रुपए है, एक 10 रुपए का आता है बॉटल आपका ऐसा कोको कोला, कल अचानक से कोई और आ गया, मिरिंडा वाले ने एक नया इनोवेशन किया और इसका दाम रख दिया 8 रुपए। तो जो कोको कोला के कस्टमर्स है, सेम प्रोडक्ट आपको वो दे रहा है, जो कोको कोला के कस्टमर्स है वो कहाँ चले गए, मिरिंडा वाले के पास चले गए। ठीक है, तो कोको कोला वाले के लिए मार्केट अनसर्टन हो गया कि नहीं हो गया। कोको कोला वाले ने मान लो कि 10,000 बॉटल अपने बनाए थे और 10 रुपए का एक था, उनको ये उम्मीद था कि 10,000 हमारे कस्टमर्स हैं तो वो रिटेन करेंगे हमारे पास। लेकिन मिरिंडा ने एक अच्छा इनोवेशन किया और अपना प्रोडक्ट और अच्छा बनाया उसने, तो इसके और उसका प्राइस क्या रख दिया, 8 रुपए। तो 10,000 में से मान लो कि अगर 8,000 भी इसके पास चले गए, 2,000 कस्टमर्स इसने ये रिटेन कर पाया, तो 8,000 कस्टमर का हमारे पास लॉस हुआ कि नहीं हुआ। दिस इज द बिजनेस रिस्क। किसी ने आज गोल्ड मान लो कि अभी गोल्ड का कीमत है 3,60,000 रुपए, जिसने 80,000 में खरीदा होगा उसके लिए तो प्रॉफिट हो गया अभी 3,60,000 रुपए। लेकिन मान लो कि कोई ये सोच के कि गोल्ड का प्राइस अभी और बढ़ेगा फ्यूचर में, किसी ने 1 kg गोल्ड खरीद लिया, लेकिन कल क्या हुआ, शेयर मार्केट जो है वो गिरा और गोल्ड का प्राइस क्या हो गया, 1,00,000 रुपए हो गया। कितने का उसको रिस्क हो गया, कितने का लॉस हो गया, 2,60,000 रुपए का लॉस हो गया बेटा। तो यही होता है बिजनेस रिस्क, क्योंकि फ्यूचर बहुत अनसर्टन है, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट एक्यूरेटली विथ सर्टेनिटी। ओके, तो ये एक इसेंशियल पार्ट हर एक बिजनेस का होता ही है कि हर एक बिजनेस रिस्क पे ही बेस होता है। जितना अधिक आप रिस्क लेने को तैयार हैं, उतना ही अधिक आपको प्रॉफिट होगा। जैसे मैंने 3,60,000 पे गोल्ड खरीद लिया 1 kg मान लो, ठीक, 3,60,000 से मान लो इसका जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट 6 लाख रुपए हो गया, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मैंने रिस्क लिया 3,60,000 पे खरीदने का, तभी भी 240 का मुझे क्या हो गया, तभी क्या हुआ 240 का प्रॉफिट हुआ। ओके, लेकिन अगर यही जो 3,60,000 रुपए का मैंने खरीदा होता और यही अगर मेरा प्राइस डाउन हो जाता 1 लाख रुपए का हो जाता, तो मेरा लॉस हो जाता। ठीक, तो यही फर्क है कि आप रिस्क कितना उठा सकते हैं। तो ये एक इसेंशियल पार्ट है सारे बिजनेस का। इसको हम सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं कुछ हद तक, अच्छे से एंटिसिपेट करके, मार्केट रिसर्च करके कि मार्केट में क्या है, क्या रहने वाला है सिनेरियो, हम रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। जैसे आज मैंने एक आज जैसे फॉर एग्जांपल आज बीएड वालों ने एक कोर्स किया, ठीक है, एग्जाम दिया बीएड वालों ने, लेकिन कल एक कोर्ट का फैसला आया कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, तो बीएड वालों का क्या हुआ, मार्केट वैल्यू एकदम डाउन हो गया। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है, ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, लीगल अनसर्टेनिटी है, लॉ बन गया कि बीएड वाले बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक अनसर्टेनिटी का पार्ट है, तो आप उसको एक हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते। बिजनेस रिस्क का कॉजेस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए, इट अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज लाइक, जैसे नेचुरल कैलामिटीज हो गई, कहीं फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, कुछ आपने नया नया शुरू किया था वो बह गया, तो वो सब नेचुरल कैलामिटीज है। जैसे फार्मर्स, नेचुरल कैलामिटीज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फार्मिंग। अगर किसान खेती कर रहा है, किसी साल अच्छी बारिश हो जाती है, किसी साल बारिश ही नहीं होती, तो दैट इज ऑल्सो बिजनेस रिस्क। अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ये अनअवॉइडेबल है। The extent of risk depend on the nature and size of business. नेचर बिजनेस किस तरीके का है, कितना बड़ा है, जितना बड़ा बिजनेस होगा, जितना इनोवेटिव और डाइवर्जन होगा बिजनेस में, उतना ही ज्यादा रिस्क रहेगा। ठीक है,
अगर आप एक प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो आपको एक प्रोडक्ट का ही लॉस होगा, अगर होगा तो। लेकिन अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट में वैरायटीज, इफ यू आर डीलिंग इन अ वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट, देयर इज मोर रिस्क, योर बिजनेस इज मोर रिस्की। ओके, नो रिस्क नो गेन इज applicable to every business, and profit is the reward for risk taking. ओके, यहीं पे आता है हायर द प्रॉफिट, हायर द रिस्क। जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ही आपको लाभ होने का चांस है, लेकिन उतना ही ज्यादा हानि भी हो सकती है। ओके, तो ये नेचर क्या है, तो इसेंशियल पार्ट है, अनसर्टेनिटीज हैं जो कि आप रिड्यूस कर सकते हैं बट नॉट फुली एलिमिनेट। उसके बाद आता है कि रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, एंड नो रिस्क नो गेन का अप्लीकेबल होता है पॉलिसी यहाँ पे। अब बात करते हैं कि कॉजेस क्या होते हैं बिजनेस रिस्क, क्या क्या चीजें जो हैं वो बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क? तो सबसे पहला आता है नेचुरल कॉजेस। नेचुरल कॉजेस जो है हमारे इन्वायरमेंटल होते हैं, ठीक है, ये पूरी तरीके से अनअवॉइडेबल होते हैं, इसमें अपने हाथ में कुछ नहीं होता। ओके, जैसे कि फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ये सारी चीजें क्या है, हैवी रेन हो गई, कोरोना आ गया, दैट इज ऑल्सो नेचुरल रिस्क। ओके, एवरी पर्सन हैज लिटिल कंट्रोल और नो कंट्रोल ओवर दीज कॉजेस। ठीक, बेटा ह्यूमन कॉजेस क्या होते हैं, जो व्यक्तियों द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, ऐसे इवेंट जो कि व्यक्तियों द्वारा होते हैं, जैसे कि नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉइज, अगर एम्प्लॉय ने अपने काम को ठीक तरीके से नहीं किया, उसने नेग्लेक्ट किया, उसने लापरवाही बरती अपने काम को करने में, तो वो एक कॉज हो सकता है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आता है पावर फेलियर हो गया, कोई आप काम कर रहे हैं और पावर कट हो गया, तो उस काम, उतना जो काम है वो आपका खराब हो सकता है, तो ये पावर फेलियर हो गया। इम्प्लॉय और कस्टमर डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस। ओके, अगर आपके इम्प्लॉयज या आपके जो कस्टमर्स हैं, अगर वो वफादार नहीं है आपके प्रति, दे आर नॉट लॉयल टूवर्ड्स यू, इट मे कॉज हैवी रिस्क, हैवी लॉस टू योर बिजनेस। ओके, वो आपके कोई अगर ऐसा, सपोज अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो आपके कंपनी, आपके बिजनेस का कुछ एक फॉर्मूला है जो आप अपने बिजनेस में यूज करते हैं, और कोई आपके किसी एम्प्लॉय ने उस फॉर्मूले को दूसरे को बता दिया, दूसरे को बेच दिया, उसने भी सेम प्रोडक्ट बनाया, तो आपके लिए वो लॉस ही होगा। ओके, तो ये ह्यूमन कॉज में आता है। अब आता है इकोनॉमिक कॉज। बेटा इकोनॉमिक कॉज में आपकी बहुत सारी चीजें आती है, इसमें आता है, इसमें क्या आता है कि जो भी अनसर्टेनिटीज होते हैं ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गया, चेंज इन प्राइस, टैक्सेशन एक्सेट्रा। तो इकोनॉमिक कॉजेस में मार्केट सिनेरियो काम करता है। ठीक है, कि कभी किसी पैसे की मान लो कि वैल्यू कम हो गई तो आपके लिए लॉस है। उसके बाद आता है कि प्राइस में, टैक्सेशन रेट में परिवर्तन हो गया तो आपको उस हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा, दैट इज लॉस। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस मतलब आपकी देश की सरकार मान लो बदल जाती है, आपने कुछ, आपको पहले जो पहले सरकार थी आपको मंजूरी मिली थी उससे कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, चाहे अपने बिजनेस को ऐसे करने के लिए, लेकिन जो नेक्स्ट सरकार आती है उसने उसको बैन कर दिया है, तो ये पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होता है। मेथड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज हो गया। ठीक, पहले लोग बहुत, पहले मैनुअल काम ज्यादा होता था, लेकिन अब कंप्यूटराइज्ड और मशीन टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ लोगों का वहां से, तो मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया। उसके बाद आता है चेंज इन टेक्नोलॉजी, रोज रोज अभी तो टेक्नोलॉजी में और ज्यादा एआई आ गया है, तो और काम जो है बहुत आसान हो गया है, तो उसका इम्प्रोवाइजेशन हो जाना, तो ये सारी चीजें जो है वो अफेक्ट करती हैं, तो ये इकोनॉमिक कॉजेस में आते हैं। इसी में आते हैं बेटा अदर कॉजेस में आप डाल सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल डाल सकते हैं कॉजेस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यही होता है सरकार वाला। जैसे आप सोशल कॉजेस डाल सकते हैं, सोशल कॉज में आपका आएगा कि सोसाइटी क्या एक्सेप्ट करती है, क्या आपके बिजनेस को वो एक्सेप्ट करती है, कुछ ऐसा बिजनेस है जिसको नहीं करेगी, अगर आप ड्रग्स बनाएंगे तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, अगर आप बॉम्ब वगैरह बना रहे, इसको भी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो ये सारी चीजें सोशल कॉजेस में आती है। ठीक है, इकोनॉमिक कॉजेस में वही आपकी चेंज इन प्राइस लेवल, टैक्सेशन आ गया, अब मार्केट फ्लक्चुएशन आ गया, इंटरनेशनल पॉलिसीज भी बहुत इफेक्ट डालती है हमारे बिजनेस पे, तो ये सारी कॉजेस आप याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं फैक्टर्स फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करने में के लिए इफेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए।
तो सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस आप सेलेक्ट करेंगे, किस तरीके का बिजनेस जो है, किस तरीके का व्यापार आप करना चाहते हैं, उसका नेचर क्या होगा, नेचर मतलब किस टाइप का, साइज कितना बड़ा होगा, यूनि डायमेंशन आपका प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं या यूनि डायमेंशन में आपका बिजनेस काम करेगा, मल्टी डायमेंशन में आपका बिजनेस काम करेगा, किस तरीके का बिजनेस आपका होगा, विच कैसे लोग और इम्प्लॉयज आपको चाहिए, ठीक है, कैसे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है, मार्केट नॉलेज कितना चाहिए आपको, पर्सन कैन एंटर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रॉफिट डिमांड एंड कस्टमर प्रेफरेंस। तो एक व्यक्ति जो है बिजनेस का सिलेक्शन कैसे कर सकता है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री में काम करना चाहता है या सेकेंडरी वाला अपनाना चाहता है या टर्शरी सेक्टर में जाना चाहता है, ठीक है, और उसके बाद पॉसिबिलिटी क्या है आपके प्रॉफिट के, आपके डिमांड के, आपके कस्टमर प्रेफरेंसेस की पॉसिबिलिटीज क्या है, तो वो सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस होता है। देन नेक्स्ट इज साइज ऑफ बिजनेस, क्या है आपका, कितना क्या लेवल है आपके बिजनेस का, ओके। आप एक छोटे से क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, आप एक पर्टिकुलर एरिया में काम करना चाहते हैं, या आप एक पर्टिकुलर स्टेट में काम करना चाहते हैं, या आप पूरे देश में काम करना चाहते हैं, या आप इंटरनेशनली काम करना चाहते हैं, तो आप इंट्रा ट्रेड, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, डोमेस्टिक लेवल पे, फॉरेन लेवल पे, आप किस लेवल पे काम करना चाहते हैं, दैट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। आगे बात करते हैं साइज ऑफ बिजनेस। हर एक व्यक्ति जब वो बिजनेस स्टार्ट करने जाता है तो उसको ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो लार्ज स्केल पे काम करना चाहता है या मीडियम स्केल पे काम करना चाहता है या स्मॉल स्केल पे काम करना चाहता है, ठीक है। द डिमांड, इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। आपका बिजनेस कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, वो प्रोडक्ट के डिमांड पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट की मांग कम छोटे स्तर पर है तो आप मीडियम स्केल या छोटे स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करोगे, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड पूरे लार्ज कस्टमर्स तक है तो आप क्या करोगे, बड़ा अपना प्रोजेक्ट बड़ा लगाओगे, फैक्ट्री बड़ी डालोगे आप, ठीक है, कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करोगे। तो साइज ऑफ बिजनेस किस पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है और आप किस तरीके का लार्ज स्केल पे या मीडियम या स्मॉल स्केल पे काम करना चाहते हैं। देन आता है लोकेशन ऑफ बिजनेस, क्या है बेटा, लोकेशन ऑफ बिजनेस मतलब क्या होता है कि बिजनेस कहाँ सिचुएटेड है, आप अपने बिजनेस को कहाँ स्थापित कर रहे हैं, कहाँ से वो शुरुआत कर रहे हैं आप, ठीक है। तो लोकेशन किस पे डिपेंड करता है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज नियर बाई, एनी मिस्टेक इन दिस कैन कॉज बिग लॉसेस टू द बिजनेस, ठीक है। लोकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कितनी भी अच्छी अपनी दुकान एक जाके गली के मोहल्ले में लगा लो, गली मोहल्ले में लगा लो, तो आपकी उतना से आपका उतना आप सेल्स नहीं कर पाओगे, आप अपनी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे उस तरीके का। तो आपको उस लेवल का मार्केट चाहिए, आप वहां पे अपनी फैक्ट्री डालोगे। अब आप अपनी फैक्ट्री उठा करके मेन मार्केट में नहीं लगा सकते हो, ठीक है, आप वहां पे डालोगे जहाँ पे खुला स्पेस होगा, जो भी फैक्ट्री के वेस्ट है उनको डिस्चार्ज करने का प्रॉपर प्लेस होगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी होंगी, आपको प्रॉपर इम्प्लॉयज के आने जाने के लिए प्रॉपर कनेक्टिविटी आपकी अच्छी है, रॉ मटेरियल आपको अच्छे से मिल जा रहा है। अब आप उठाकर अंडमान निकोबार में कहीं एक दूर अपना फैक्ट्री स्थापित कर दिया और आपका रॉ मटेरियल जम्मू कश्मीर से आता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये बिजनेस का लॉस ही है, ठीक है। तो जहां से आपको रॉ मटेरियल, आपकी लेबर और आपके ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस वगैरह की सुविधा होती है, हम उसके नजदीकी क्षेत्रों में अपना बिजनेस स्थापित करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें लोकेशन ऑफ बिजनेस बहुत मैटर करती है। अब आप कस्टमर्स अवेलेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें काम बात करता है, कस्टमर अवेलेबिलिटी। कस्टमर्स ही नहीं रहेंगे अगर आपके पास, कस्टमर का रीच नहीं रहेगा आपके पास, तो आप कोई फायदा नहीं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का। जैसे कि आप एक गोल्ड शॉप डाल रहे हो, चलो चलो छोड़ो, गोलगप्पे का आप लगा रहे हो, स्टॉल लगा रहे हो, गोलगप्पे का स्टॉल, तो आप उसको मेन मार्केट में या यूनिवर्सिटीज के पास या स्कूल्स के पास लगाओगे तो आपको ज्यादा बिकेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप गोलगप्पे की दुकान जाकर के किसी हाईवे पे लगा लो जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, तो वहां पे आपको फिर कोई फायदा नहीं है। तो लोकेशन ऑफ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन,
कितना इजीली, कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस को और कितना इजीली अवेलेबल हो जाते हैं फंड्स आपके बिजनेस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिजनेस विदाउट फंड रन नहीं कर सकते, आप उसको एक दिन भी नहीं चला सकते हो, ठीक है। तो कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए और फंड कितनी आसानी से आपको मिल जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोजीशन, उसके बाद आता है फिजिकल फैसिलिटीज। फिजिकल फैसिलिटीज में आपको क्या क्या चाहिए, तो अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स आपके पास अवेलेबल हो, इक्विपमेंट, बिल्डिंग भी होनी चाहिए जहां आप काम कर स्टार्ट कर सको बिजनेस को। तो फिजिकल फैसिलिटीज साइज ऑफ एंड नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से डेवलप की जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आता है कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कर्स। आपको एक अच्छे अपने, कोई भी बिजनेस तब तक अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकता जब तक उसका जो मैन पावर है वो एफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। आप कितना भी अच्छा सेटअप कर लो, आप कितना भी अच्छा रॉ मटेरियल लाओ, कितना भी अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज कर लो, कितना भी अच्छा मशीन खरीद के लाओ, कितनी भी कैपिटल या फंड इन्वेस्ट कर लो, बट अगर आपका वर्किंग स्टाफ अच्छा नहीं है, अगर वो कामचोर है, डिसऑनेस्ट है, लेजी है, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी अच्छे से रन नहीं कर सकता। तो कॉम्पिटेंट, ठीक है, जो काम करने के लिए तत्पर हो, एलिजिबल हो एंड कमिटेड हो, वो क्या करेगा, वही आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। तो एवरी बिजनेस नीड कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स टू रन इट्स बिजनेस ऑपरेशन स्मूथली। प्रॉपर प्लानिंग एंड ट्रेनिंग शुड बी डन फॉर हायरिंग एम्प्लॉइज एट राइट पोजीशन एट द राइट टाइम एंड राइट कॉस्ट। तो पर्सन की अवेलेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, सही पोजीशन के लिए सही व्यक्ति और सही समय पर, ठीक है, उपलब्ध होना चाहिए। देन आता है टैक्स प्लानिंग। टैक्स स्लैब तो आप जानते ही हैं 30% हमारे कंट्री में है, जो कि लगता ही है 30% हमारे कंट्री में है। तो कैसे आप उसको प्रॉपर प्लानिंग करके टैक्स अपना बचा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कोई भी अपना पैसा फालतू में नहीं वेस्ट करना चाहता, चाहे सरकार को नहीं देना चाहता है, ठीक है। तो वो बहुत सारा लॉजिक यूज करते हैं, बहुत सारे लूप होल्स निकालते हैं जो टैक्स के पॉलिसीज हैं, और उससे अपना क्या होता है, टैक्स जो है वो कम करते हैं। देन आता है लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, ठीक है। आगाज अच्छा होगा तो अंजाम भी अच्छा होता है, ठीक। ऑल दिस स्टेप्स अ पर्सन गो अहेड विद, वो पर्सन किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करना चाहता है, वो अकेले काम करना चाहता है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप करना चाहता है, अकेले काम करेगा या पार्टनर्स के साथ, किसी के साथ मिलकर काम करेगा, उसको पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप अकेले काम करेगा या कंपनी खोलेगा, बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ करके काम करेगा, तो ये लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। आप किस तरीके से अपने एंटरप्राइज को मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, वो एक पार्टनरशिप फर्म है या एक सोल प्रोप्राइटरशिप है या कंपनी है, इंडस्ट्री है, क्या है, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा फैक्टर्स फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, तो उसमें 8 पॉइंट्स हैं। आप किस टाइप ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करेंगे, साइज क्या होगा बिजनेस का, कहाँ पे स्थापित करेंगे, लोकेशन, फाइनेंस कहाँ से अरेंज करेंगे, फिजिकल फैसिलिटीज कितनी अच्छी दे सकते हैं आप, नेचर एंड साइज के मतलब ऊपर डिपेंड करता है, एफिशिएंट वर्कर्स लाना, टैक्स प्लानिंग करना और लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, आप किस तरीके से एंटरप्राइज को लॉन्च करेंगे, ये चीजें स्टार्टिंग बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले इन फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर में हमारा इतना ही था। उसके बाद हम बात करते हैं कि हिस्ट्री के बारे में, बिजनेस हिस्ट्री के बारे में। रोल ऑफ बिजनेस इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। बिजनेस जो होता है ना, वो क्या करता है कि जहां से सामान, जहां रॉ मटेरियल को वहां से उठाता है, जहां पे वो उपलब्ध है, और उसको उठा करके फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करके और उसको वहां पहुंचा देता है जहां उसकी जरूरत है, यानी कस्टमर तक पहुंचाता है। इससे क्या होता है कि एक इकोनॉमी साइकिल बनी रहती है, ठीक। फिर रॉ मटेरियल का अच्छे से यूज भी हो जाता है, उसके बाद कस्टमर्स भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, बिजनेस को प्रॉफिट भी हो जाता है, और प्रॉफिट से फिर वो नया काम शुरू करते हैं। तो ये जो एक साइकिल है वो मेंटेन होनी चाहिए इकोनॉमी में, तो बिजनेस इसको हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब आता है कि पहले के जमाने में ये बिजनेस जो है ये कोई नया टर्म नहीं है, व्यापार जो है वो पहले भी होता था, ट्रेड पहले भी कंडक्ट किए जाते थे। पहले ये होता था बेटा कि पहले हम क्या करते थे कि आज तो एक्सचेंज का मीडियम क्या है, मनी, ठीक है। आप किसी को उससे कुछ सामान लेते हो और क्या करते हो, उनको पैसे दे देते हो। एक्सचेंज का आज मीडियम क्या है हमारे पास, करेंसी। क्या है, करेंसी एंड कॉइन्स एंड करेंसी।
मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो दो है, एक कॉइन है, करेंसी है, ठीक। कॉइन्स एंड करेंसीज आर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, अब करेंसीज में ही बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपका चेक हो गया, आपका बिल्स पेबल हो गया, तो ये सारी चीजें करेंसी में आप यूज कर सकते हो। करेंसी मतलब मोबिलिटी जो है वो बढ़ा देती है गुड्स एंड सर्विसेज की, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। ओके, तो एंशियंट टाइम में भी, पुराने समय में भी क्या होता था, बिजनेस एक्टिविटीज होते थे। दे एग्जिस्ट ट्रांसफर ऑफ गुड बोथ विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। उस समय भी देश और विदेशों में व्यापार होते थे, ठीक है। आपने समुद्र के रास्ते, रेल मार्ग के रास्ते, पैदल, भूमि के रास्ते, तो ये सारी चीजें व्यापार होती थी। एंड द इनकम रिसीव फ्रॉम सच इकोनॉमिक बिजनेस एक्टिविटीज वर यूज्ड फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो उसको जो भी हमें इनकम मिलता था हम उसको इन्वेस्ट करते थे। तो सबसे पहले जो आता था बेटा वो बार्टर सिस्टम आता था, गुड्स के बदले हम क्या करते थे, गुड्स दे देते थे। लेकिन फिर क्या डेवलप हुआ, हुंडी। हुंडी क्या होता है, एक एक्सचेंज का माध्यम है। पुराने समय में यूज ये एक इंस्ट्रूमेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको आज हम क्या कहते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पहले क्या कहते थे, उसको हुंडी कहते थे। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज यूज्ड इन द ओल्ड टाइम्स, पुराने समय में इस्तेमाल होता था। इसमें क्या, इसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते थे एंड द वारंट द पेमेंट ऑफ मनी। ये क्या कर अश्योरेंस देता था हुंडी, अगर जिसके पास हुंडी होता था या हुंडी आपको देता था व्यापार करने के लिए, आपने किसी को सामान बेचा, उसने आपको हुंडी दे दिया, तो हुंडी क्या है, एक अश्योरेंस है कि इसको दिखाएंगे जहां पे भी तो हमें मनी जो है वो मिल जाएगी, ठीक। ये प्रॉमिस होता था कि मैं पेमेंट करूंगा, या ऑर्डर विच इज अनकंडीशनल एंड कैन बी एक्सचेंज टू ट्रांसफर बाय वैलिड नेगोशिएशन, ठीक है। आज के बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह ये होता है, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम अकाउंट्स में 11th क्लास में आप हैं तो आप पढ़ेंगे ही अकाउंट्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो उसी का एक पार्ट है हुंडी, ठीक है, जिसमें आप सामान के बदले एक कागज जैसा होता है, आप उसको दूसरे व्यक्ति को देते हैं और वो अश्योरेंस देता है। जैसे आज करेंसी है तो वो क्या करते हैं, उसके पीछे क्या लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, ठीक है। वैसे ही इस पे लिखा रहता था कि आई प्रॉमिस टू पे या आई ऑर्डर टू पे, ठीक है। तो जिसके पास भी होता था उसको प्रेजेंट करने पे कैश मिल जाता था, ठीक है। ये हुंडी होता था। पहले के व्यापार सेंटर कहाँ कहाँ थे, तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम कहाँ कहाँ से करते थे, तो पाटलिपुत्रा हो गया, पेशावर हो गया, तक्षशिला हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया, मिथिला हो गया, सूरत हो गया, इन सभी जगहों से क्या होता था, व्यापार होता था। अब हम जान लेते हैं कि हुंडी प्रैक्टिस बाय इंडियन मर्चेंट कमेटी, क्या कौन कौन से हुंडीज को इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले आता है धनी जोग। देखो हुंडी जो होते थे वो दो तरीके के होते थे। हुंडी कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है दर्शनी और एक होता है मुद्दती। दर्शनी क्या होता है कि जो देखने पे, जिसका पेमेंट कब होता है, इमीडिएटली पेड आफ्टर साइट। ये क्या होता है, आफ्टर साइट, मतलब देखते ही आप जो उसका पेमेंट करेंगे। और मुद्दती क्या होता है, एक फिक्स टाइम के बाद। इसका पेमेंट, मुद्दती का पेमेंट कब होता है, एक फिक्स टाइम के बाद होता है। दर्शनी क्या होता है, जैसे ही आपको उसने प्रेजेंट किया, जिसके होल्डर ने, और आपने उसको देखा और उसको पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो दर्शनी और मुद्दती। अब दर्शनी और मुद्दती किस किस में क्लासिफाइड है, तो दर्शनी के अंदर कौन कौन आता है, धानी जोग, सहजोग, फिरमैन जोग और देखन हर, ठीक है। और मुद्दती के अंदर कौन कौन आता है, तो धानी जोग, फिरमैन जोग एंड जोखिम। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि धानी जोग क्या होता है। धानी जोग मतलब होता है बेटा, ओनर या होल्डर जिसके पास भी ये होता है उसको हम पेमेंट करते हैं। किसको पेमेंट करते हैं, ओनर को, ओनर या होल्डर को पेमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सहयोग। क्या होता है, तो सहयोग होता है वो रेपुटेड पर्सन को पेमेंट किया जाता है, या स्पेसिफिक पर्सन या रेपुटेड पर्सन, स्पेसिफिक और रेपुटेड पर्सन। सहयोग, ठीक है, ये किसको पेमेंट किया जाता है, सहयोग किसके लिए होता था, तो ये जो रेपुटेड व्यक्ति होते थे या रिस्पेक्टेबल व्यक्ति होते थे जिनके पास बहुत पैसा होता था, उनको कौन सा हुंडी इशू किया जाता था, तो सहयोग। दर्शन धानी जोग क्या है, धानी जोग मतलब आप देखते ही पेमेंट करेंगे, किसी भी व्यक्ति को पेमेंट करेंगे, लेकिन किसी भी व्यक्ति जिसके पास भी वो हुंडी है आप उसको पेमेंट कर देते थे, दैट इज धानी जोग। सहयोग क्या होता है कि इसका जो पेमेंट है वो एक रेपुटेड या रिस्पेक्टेबल पर्सन को होता था जो बहुत अमीर होते थे, ठीक है। उसके बाद आता है कि फिरमैन जोग। फिरमैन जोग क्या होता है, पेबल टू ऑर्डर, जिसको को भी कोई व्यक्ति ऑर्डर कर देता है कि इसको पेमेंट करना है, आप उसको पेमेंट कर देते हैं।
और उसके बाद आता है देखनहर। देखनहर मतलब प्रेजेंटर, पेबल टू द प्रेजेंटर और बियरर, जो भी आया और आपके सामने प्रेजेंट करता है उसको हम देखनहर कहते हैं। देखनहर या दर्शनी, देखते ही पेमेंट कर देते हैं। तो देख करके पेमेंट जो किया जाता है, जो देखते ही व्यक्ति को पेमेंट कर दिया जाता है, वो 4 प्रकार के होते हैं: ध्यानियोग, सहयोग, फॉरमैनयोग एंड देखनयोग। ठीक है, फॉरमैनयोग ऑर्डर पे पेमेंट किया जाता है, देखनयोग जो भी प्रेजेंट करता है या बियरर को पेमेंट कर दिया जाता है, सहयोग जो होता है वो स्पेसिफिक या रेपुटेड पर्सन को पेमेंट किया जाता है, एंड ध्यानियोग जो होता है किसी भी व्यक्ति को नो लाइबिलिटी ओवर द रिसीवर, ये ओनर या होल्डर को ये भी पेमेंट किया जाता है। तो देखते ही पेमेंट, ध्यानियोग, दर्शनीयोग। अब बात करते हैं मुद्दती की। मुद्दती मतलब आफ्टर फिक्स पीरियड, आफ्टर फिक्स पीरियड। ठीक है, तो ध्यानियोग में क्या होता है, ये मुद्दती का पार्ट है। ध्यानियोग, फॉरमैनयोग एंड जोखिम। तो ध्यानियोग में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को हम एक फिक्स टाइम के बाद पेमेंट करते हैं। नो लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव द पेमेंट, कौन पेमेंट रिसीव कर रहा है इससे हमें मतलब नहीं है, जो भी हमें प्रेजेंट करेगा हम उसको क्या करेंगे, एक फिक्स टाइम के बाद दे देंगे। तो ये ध्यानियोग है। फॉरमैन जो क्या होता है, पेबल टू द ऑर्डर फॉलोइंग अ फिक्स टर्म। ठीक है, एक फिक्स टर्म के बाद आपने जिसको भी ऑर्डर दिया है हम उसको मुद्दती, हम उसको पेमेंट कर देंगे। उसके बाद आता है जोखिम, ड्रॉ अगेंस्ट द डिस्पैच गुड्स, जिस काम में जोखिम ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि कोस्टल या पानी के जोखिम क्या होता है, जोखिम मुद्दती वो होती है जो कि ड्रॉ किया जाता है अगेंस्ट डिस्पैच्ड गुड्स। जो भी गुड्स हमने माल बेच दिया, माल ट्रांजिट में है, ठीक है, तो इसमें जोखिम है कि वो माल लॉस्ट भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है। तो ये लॉस डैमेज कौन बियर करेगा, है जो ड्रॉ करता है, वो इस लॉस को बियर करता है। ठीक है, जोखिम भरा है ये, इसीलिए जोखिम मुद्दती इशू किया जाता है। और ये किससे इशू किया जाता है, इफ द गुड्स लॉस्ट इन द ट्रांसिट जोखिम मुद्दती इज इशूड। ठीक है, और ये कौन बियर करता है, आप ध्यान रखेंगे तो ये बियर ड्रॉवर बियर करता है, जो ड्रॉ करता है। ठीक, और ये इट इज यूज्ड अगेंस्ट डिस्पैच्ड गुड्स, अगर आपने कोई गुड्स डिस्पैच किया है तो उसके हिसाब से ये इशू किया जाता है। तो बस आप इतना याद रखेंगे, टाइप्स ऑफ हुंडीज क्या होती हैं और ये कितने तरीके का होता है। दर्शनी होता है, मुद्दती होता है। दर्शनी में भी ध्यानियोग आता है, सहयोग, फॉरमैनयोग एंड देखनयोग, एंड मुद्दती इज ऑल्सो ध्यानियोग, फॉरमैनयोग एंड जोखिम। ठीक है, तो ये हो गया आपके हुंडी के बारे में। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो चैप्टर है क्लास 11th का, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, वो समाप्त होता है। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे, और अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करेंगे।